कब्रिस्तान का दरवाज़ा हवा से अब तक वैसे ही झूल कर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहा था। वो आहिस्तगी से चलकर करम के नज़दीक आया और फिर उसके बराबर खामोशी से बैठ गया। वीरान पड़े कब्रिस्तान में गिद्धों की आवाज़ ने मनहूसियत को कुछ और सिवा कर दिया। वो मेरी सबसे प्यारी बहन थी, मेरी आपा, आपा शमसा। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत मेहरबान, सबसे मुमताज़, सबसे नुमाया। उसने कहना शुरू किया तो आवाज़ आंसुओं से गीली थी, जैसे वो बरसों से रोता रहा हो। उन्होंने मेरी आपा को ख़राब कर दिया। वली ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। उन्होंने मेरी आपा की इज्जत को ख़राब किया। और फिर वो ठहरा। वली का सांस तक रुका था। फिर उन्होंने इन्हें मारकर एक तारीख सुरंग में फेंक दिया था। कब्रिस्तान की सारी कब्रों से मुर्दों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। वली के गले में दर्द सा होने लगा, जैसे आंसू रोकने पर होता है, जैसे बहुत कुछ अंदर उतारने पर होता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ खून ही खून था। आपा को 7 दफ़ा छुरा मारा गया था इस जगह पर। उसने अपने गुर्दे वाली जगह पर हाथ लगाया। मुझे लगा वो मर गई हैं, मगर वो जिंदा थी। मैं उनके करीब बैठा। मुझे याद है मेरी आपा के हाथ खून में लथपथ थे। उन्होंने उन्हीं हाथों से मेरे इन हाथों को, उसने स्याही में अपने हाथ सामने के, फिर इन्हीं हाथों को चूम कर आंखों से लगाया। गीली आंखें मसली, मेरे इन हाथों को थामा था। फिर मुझे अपने नज़दीक करके कहा कि उसने जैसे सांस खींच लिया था। उसे बताने में बहुत दुश्वारी हो रही थी कि मैं उनका इंतकाम ज़रूर लूँ, मैं उनके लिए लड़ूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हाशिम ने उनके साथ किया है ये सब। और फिर उसने आगे हाथ बढ़ाकर कब्र की खुश्क मिट्टी पर हाथ फेरा, जैसे कुछ महसूस करना चाहता। फिर वो मर गई। शायद करम की आंख से आंसू फिसला था। और मैंने उन्हें लहद में उतारते ये कसम खाई कि मैं उनके दुश्मन का सर काट कर रख दूंगा और उसको उसकी तलवार से ज़िबा करूंगा। और जानते हैं सरदार, उसने पल भर को चेहरा फेर कर उसकी जानिब देखा। वली सामने देखता रहा। वो इस अंधेरे में भी करम का सामना नहीं कर पा रहा था। इंतकाम की आग ने मुझे पिछले 4 सालों से सोने नहीं दिया। मैं आज तक इसी तरह रोज़ कब्रिस्तान आकर आपा के साथ घंटों बातें करता हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हैं कि शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है या असर वगैरह, मगर मैं उन्हें नहीं समझा सकता कि मैं तो आपा के साथ ही दफन हो गया था, उसी कब्रिस्तान में। चंद पल इसी तरह खामोशी की नज़र हो गई। कोई कुछ भी बोलने की पोजीशन में ना था। जब मैं मर जाऊंगा ना सरकार, तो ऊपर जाकर उससे ज़रूर पूछूंगा कि वो इतने बड़े जुल्म पर खामोश क्यों रहा। मैं उससे एक दफ़ा मालूम करूंगा कि जो लोग कत्ल कर लेते हैं वो इतने चैन से कैसे रह सकते हैं, वो इतनी पुरताइश ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। मैं पूछूंगा उससे। मुझे उससे बहुत शिकवे हैं। उसने आंखें रगड़ कर कहा तो वली ने सर झुका लिया। उसे तो अब ऐसी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता था। वो था भी या नहीं, उसका ईमान उन सब बातों से उठता जा रहा था। हवेली की जानिब वापस पलटते सारे रास्ते नीली रोशनी में नहाए हुए थे। कुछ बासी उसे मस्जिद की जानिब बढ़ते नजर आए। फजर बिल्कुल ताज़ा थी। उसने मस्जिद को नज़रअंदाज किया और हवेली की जानिब बढ़ा। आज उसकी फजर कज़ा हो गई थी, जिंदगी में पहली दफ़ा। हाँ, उसकी नमाज छूट गई थी उससे, जो कि उसने जानबूझकर छोड़ी थी। खुदा के वजूद से उसका एतबार उठने लगा था, नाउज़ बिल्ला। और सब कुछ धूल बनता जा रहा था, सब कुछ। उसका दाखिला स्कूल में दोबारा हो गया था। इस मर्तबा उसे 9वीं जमात में दाखिला दिलवाया गया था। अपने स्कूल के बच्चों में वो खासा बड़ा बड़ा सा लगता था, क्योंकि उसके 2 साल तो वैसे ही ज़ाया हो चुके थे और उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उससे उम्र में 2 साल छोटे थे। क्लास के दौरान ब्रेक हुआ तो वो भी उन सब बच्चों के साथ क्लास से बाहर निकल आया। बाहर तवील राहदारी के आखिरी सिरे पर मुड़ने के बाद एक तंग सी गली थी, जिससे गुजर कर कैंटीन आया करती थी। उसने भी अपने कदम कैंटीन तक जाते रास्ते पर मोड़े और फिर एक रेले के साथ चलता गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ग्राउंड में एक जानिब लड़कों का रश सा लगा था। उसने नज़रअंदाज करके कदम आगे की जानिब बढ़ाए, मगर फिर वो गोया बर्फ बन गया। खुले मैदान के एक तरफ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे और उसके दूसरी जानिब जाली के पार 2 लड़के बैडमिंटन में मगन थे और मैदान के उस तरफ क्रिकेट मैच हो रहा था। मगर अब लड़कों के जमे गफीर के बाइस उसे कहीं से भी मैच नजर नहीं आया। मगर फिर उसकी नज़र झुंड के उस पार गिरे लड़के पर पड़ी, जिसके मुंह से खून निकल रहा था और ऊपर से लड़के उसे लातों से बार बार मार कर मुंह पे ज़रब लगा रहे थे। उसे नफ़ी में सर हिलाकर गोया खुद को रोका और फिर आगे बढ़ता गया।
तेज तेज कदमों से, मगर फिर उससे बर्दाश्त ना हुआ। दांत जमा कर उसी तेजी के साथ मुड़ा और फिर लड़कों के बनाए हल्के तक पहुंचा। वो नीचे गिरा और बख्तियार उसके चेहरे पर मुसलसल जूते से ठोकरें मार रहा था। उसका खून कनपटी में उबलने लगा। लड़कों के झुंड को गोया चीरता वो मारने वालों के सर पर पहुंचा और फिर उसने आओ देखा ना था बेख्तियार उन पर पल पड़ा। जो मार रहा था उसको पीछे शर्ट से झपटा और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। लड़का सूखा सड़ा सा था, उड़ता हुआ दूसरी जानिब गिरा और फिर घिसटता हुआ दीवार से जा लगा। उसने सुर्ख आंखों से उसके दूसरे साथियों को देखा और फिर जो भी उसके सामने आया उसने किसी पर रहम नहीं किया। मार मार कर उसने लड़कों का हशर बिगाड़ दिया। थोड़ी देर बाद लड़के इधर उधर कराते जमीन पर लौट रहे थे। उसने नीचे गिरे लड़के को एक नज़र देखा और सबके दरमियान से निकल आया। अपने पीछे उसे लड़कों के तालियां बजाने और उसके हक में कोई नारा लगाने की आवाज़ आई थी, मगर वो परवाह किए बगैर आगे बढ़ता गया। दूसरी जानिब जब वो स्कूल आया तो नामहसूस तरीके से सब उसी को ही देख रहे थे। उसने खौफ से सर झटक कर कदमों को आगे बढ़ाया। लोगों की नज़रों का मरकज़ बनना उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। क्लास में भी सबका यही हाल था। उसके पास से कोई गुजरते लड़के उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। उसे अपने किए पर कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं था। कोई किसी को आइंदा ऐसे देखेगा तो वो उनको इसी तरह मारेगा, 1000 दफ़ा मारेगा। वो अपने सामने कभी भी जुल्म होते नहीं देख सकता था। उसे इस बात का अंदाज़ा 9वीं जमात में हो गया था। ब्रेक हुआ तो वो अपनी सीट से उठकर बाहर की जानिब जाने लगा। उसका कोई दोस्त नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई कमी थी या वो ज़हीन नहीं था, मगर उसने अपना हल्का अहबाब इंतहाई महदूद कर लिया, ना होने के बराबर। कोई उसके साथ रहता तो उसकी कमज़ोरी जान लेता और वो ये हरगिज़ नहीं चाहता था। सो अकेला रहना उस सारी अजियत से कहीं ज़्यादा आसान था। मगर फिर बाहर निकलते उसने देखा कि सामने वही लड़के खड़े थे जो कल उससे पिट चुके थे। उसने आसपास देखा, राहदारी में मौजूद हर लड़का उसकी तरफ मुतवज्जो था। एक लड़का उसके सामने आया। उसकी आंख पर जख्म आया था, नीला जामनी सा जख्म। आंख सूजकर गोया जरा बाहर निकली हुई थी। उसने बेतासुर नज़रों से उसकी आंख से जख्म को देखा और फिर उसे दूर पीछे उसके और दोस्त भी खड़े थे, जिनके चेहरों पर भी उसी किस्म के नील और गहरे जामनी से निशान थे। कल तुमने हमें मारा, ये सोचे बगैर कि हम 7-8 थे, और तुम एक, ये सारा स्कूल, बल्कि ये सारे लड़के जो तुम्हारे आसपास खड़े हैं, ये सब हमसे। अंगूठे से पीछे की जानिब खड़े अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया। डरते हैं, और तुमने हमें इतना बेखौफी से मारा। जानते हो अंजाम क्या होगा हमसे पंगा लेने का। अमीर बापों की बिगड़ी औलादें थी वो, मगर उसने अब इतना कुछ देख लिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 कदम उसने आगे बढ़ाए तो वो लड़का बेख्तियार पीछे हुआ था। उसके ऐन सामने रुककर उसने उसे बेतासुर नज़रों से देखा। मुझे फंसाने से पहले तुम्हें अपना जुर्म बताना पड़ता, जो कि तुमने बताना नहीं था। सो मैं तुमसे नहीं डरता, चबा चबा कर कहा गया। और तुम जितनी दफ़ा मेरे सामने किसी को ऐसे मारोगे तो मैं भी उतनी दफ़ा तुम्हें मारूंगा, 1000 दफ़ा मारूंगा। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आखिर में कहकर सर को झटकता वो साइड से बाहर निकल गया था। और फिर उस दिन के बाद कभी वो लड़के उसके सामने नहीं आए और ना कभी उन्होंने दोबारा से किसी को मारा पीटा। उस दिन उसे एक बात समझ आ गई थी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से क्यों बेहतर होती है। अगर कोई आप पर शेर होकर गुर्राए तो जवाबन आप भी उस पर उसी तरह दहाड़े, उनका रोब झाग की तरह बैठ जाएगा। ये उस दिन उसने सीख लिया था। 1-2 दिन में जब सब बात को भूलने लगे तो क्लास के दौरान वो वॉश बेसन पर झुका अपना चेहरा धो रहा था। जब किसी एहसास के तहत उसने सर उठाकर देखा, चेहरे पर मुंदमिल जख्मों के निशान लिए वो प्यारा सा लड़का बिलाशुबा वही था जिसे उसने उस दिन बचाया था। वो दरवाजे में खड़ा से ही देख रहा था। उसने आस्तीन से चेहरा साफ किया और सीधा हो गया। आंखें अब तक रोने के बाइस सुर्ख हो रही थीं और चेहरा कदरे गुलाबी। वो खामोशी से उसके पीछे आया और फिर हाथ में पकड़ा टिशू उसकी जानिब बढ़ाया। जब उसने टिशू के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो वो बोला, बाथरूम में छुप कर जब रोते हैं ना तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपकी हिचकियों की आवाज़ भी बाहर ना जाए। क्या तुम्हें किसी ने बिना आवाज़ के रोना नहीं सिखाया। उसने उसके हाथ से टिशू लिया और फिर कोई भी बात किए बिना साइड से निकलने लगा कि उस दिन के लिए थैंक्स। वो रुक गया। फिर भी तुमने उन्हें ठीक तरह से नहीं मारा। अब कि उसने नासमझी से पलट कर उसे देखा, वो लोग अभी तक अपनी टांगों पर सलामत चल रहे हैं और जब हंसते हैं तो पूरे दांत दिखाई देते हैं उनके। टांग नहीं तोड़ी थी तो दांत ही तोड़ देते किसी एक का।
हंसते हुए वो कितना अच्छा लगता था। उसके संजीदगी से कहने पर वो बेख्तियार हंस दिया। इतना हो रहा था तो खुद क्यों नहीं मारा तुमने उन्हें? वो कंधे झटक कर कहता। बाहर निकला तो लड़का उसके पीछे आया। वो उससे 1-2 साल छोटा था। मुझे एक्शन देखने का ज़्यादा शौक है, वजाहत दी तो वली ने रुक कर उसे देखा। ये तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम कोई लेमन हो जो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा? मैं अपने रास्ते जा रहा था। उसने गालबन किसी कोरियन अदाकार का नाम लिया था। वो सर झटक कर आगे बढ़ा मगर लड़का उसके साथ साथ हो लिया था और फिर ऐसे ही होने लगा। वो असगर नामी लड़का उसके साथ साथ रहने लगा। कभी वो उसके बराबर में बैठ रहा होता और कहता कि ये सीट तुमने खरीदी तो नहीं है ना, सो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम वहाँ बैठ जाओ। वो दूर इशारा करता मगर फिर खाली जगह ना होने के बाइस कहीं और देखता, नहीं वहाँ, और फिर मायूस होकर कहता बल्कि तुम यहीं बैठे रहो। मुझसे मसला है तो ये किताब रखी है ना, अपना चेहरा इसमें घुसा लो। मज़े से कहकर टांग झुलाने लग जाता और वली सब्र का घूंट पीकर रह जाता। अगले रोज़ वो उसके साथ चलने लगा तो उसने गर्दन फेर कर उसे देखा। उसने भी उसी ढिठाई से उसे देखा। क्या मसला है? मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? वली ने सर नफ़ी में हिलाया और आगे बढ़ता गया। वो कैंटीन में बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता तो दूर से उसका नाम लेकर ज़ोर से चिल्लाकर हाथ हिलाता और वो खिफ़्फ़त से आसपास देखता। नहीं, यहाँ कोई और वली होगा। हड़बड़ाकर सर झटकता मगर फिर वो उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ रहा होता तो उसकी तेवरी चढ़ती। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ तुम्हें, बहरे हो क्या? इंतहाई खफकी से कहकर उसकी कोल्ड ड्रिंक उठाता और घटाघट अंदर। तुम्हारा मसला क्या है? एक दिन उसने पूछ ही लिया। मेरा तो कोई मसला नहीं। हाँ, मेरी मम्मी कहती हैं मैं खुद सबसे बड़ा मसला हूँ। ठीक कहती हैं वो। उसने भी तड़क कर कहा तो असगर का चेहरा बुझ गया। वो है नहीं थी, 1 साल पहले मर गई। कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं अपने पापा के साथ रहता हूँ, आहिस्ता से वजाहत दी और अपना बैग लिए वहाँ से उठ गया। अब के वली उसके पीछे गया था। वो मैदान के एक जानिब कतार में बनी संगी बेंच में से एक बेंच पर बैठ गया। उसके सर के ऐन ऊपर एक दरख्त था जिसकी शाखें पूरी तरह से उस बेंच पर झुकी थीं, ऐसे कि उस पर बैठा इंसान दूर से नजर नहीं आता था। वो खामोशी से उसके साथ आकर बैठ गया। आई एम सॉरी, उसने आहिस्ता से कहा तो असगर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। एक शर्त पर, अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे। उसने हाथ बेसाख्ता आगे बढ़ाया तो उसने पता नहीं कैसे वो हाथ थाम लिया और फिर उसकी और असगर की दोस्ती का आगाज़ हुआ। वो इंतहाई बातूनी था। हर वक्त कोई ना कोई किस्सा वो वली को सुना रहा होता और एक तो उसके करमाज यानी कि बस उफ, वो बहुत ड्रामे देखता था और सबसे ज़्यादा उसे कोरियन ड्रामे पसंद थे। कभी कभी वली उकता कर कहता ड्रामे लड़कियां देखती हैं असगर। इस बात पर वो बुरा मनाए बगैर ढिठाई से नाक से मक्खी उड़ाता। एक रिसर्च के मुताबिक ड्रामे देखने वाले लड़के इंतहाई ज़हीन और समझदार होते हैं और एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन के लिए फिर कहीं और नहीं जाते बल्कि अपनी इस बेहतरीन आदत की वजह से अपनी तन्हाई का इलाज खुद करते हैं। और जो लोग वो उसकी जानिब तुम क्या जानो वाली नज़र से देखकर आंखें घुमाता और फिर कहता ये कहते हैं कि ड्रामा देखना सिर्फ लड़कियों का काम है, तो मैं आपको एक बात बता दूं वली सर कि आप निहायत ही बैकवर्ड और पेंड हो। ये रिसर्च भी यकीनन तुमने ही की होगी। उसने अच्छा वाला आईब्रो उठाया। बिल्कुल, कोई शक? वो टेबल पर हाथ मारकर कहता तो वली नफ़ी में सर हिलाता उठ जाता। उसमें उसे कोई शक नहीं था कि ये रिसर्च उसी ने की थी। वक्त आगे से आगे गुजरता गया। उसके एंग्जाइटी अटैक बढ़ते जा रहे थे। वो क्लास में घंटों घंटों गायब रहता और जब असगर उसे ढूंढता वो वॉशरूम में खड़ा रोता हुआ मिलता। उसका ट्रॉमा इतना गहरा था कि कभी कभी वो चकराते सर की वजह से वॉश बेसन पर झुका क्या कर रहा होता तो असगर परेशानी से उसकी पट मसलता, उसका चेहरा धुलाता, निढाल से वली को पकड़कर मैदान में बने बेंच तक लाता और ये तकरीबन मामूल था उसका। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। अटैक्स कम हो गए। उसने समझौता कर लिया और अगर उस वक्त वो उसके पास असगर ना होता तो वाकई ज़िंदगी उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाती। हवेली के हालात भी अब के साजगार जा रहे थे। जब से उसके साथ वो हादसा हुआ था तब से बख्तियार और निसार ने उसे तंग करना छोड़ दिया था। स्कूल ख़त्म हुआ तो वो कॉलेज आ गया। कॉलेज में भी वो उतना ही कम गौर संजीदा था मगर असगर वैसा ही बातूनी था। कॉलेज में होते हर स्कैंडल की खबर होती उसे। उसकी तबीयत के लिए असगर बिल्कुल ठीक था। वो बोलता था और वली सुनता था। कॉलेज ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी का दौर आया। वो बड़ा होता गया और फिर एक दिन वो छत पर बैठा अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो उसके साथ वो वाकया पेश आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अमल उससे 4 साल छोटी थी। वो उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी। वो उस वक्त शायद नहाकर छत पर आई थी। हब्स और गर्मी होने की वजह से वो शाम के इस पहर नहाई थी। वली चूंकि एक जानिब रखे झूले पर बैठा था इसलिए उसने वली को नहीं देखा। उसने तौलिए से बालों को आज़ाद किया फिर एक जानिब को गर्दन घुमाई तो ढेर सारे बाल घूमकर कमर पर झूल गए।
वो जो किताब खोले उस पर परमानेंट मार्कर से निशान लगा रहा था, यकदम चौंक कर दूसरी जानिब बढ़ी देवड़ी की तरफ देखने लगा। वो लेमन कलर के नफीस से लॉन के सूट में मलबूस बेखबर सी नीचे सब्ज़ाज़ार को देख रही थी। उसकी आंखें जैसे उन नम से लंबे बालों से उलझ कर रह गई और फिर वो यकदम घबरा कर खड़ा हुआ। उसकी गोद में रखा मारकर नीचे जा गिरा, अलबत्ता किताब उसके हाथ में ही थी। आवाज़ पर अमल ने चौंक कर उस तरफ देखा और फिर उसे देखते उसकी शहद रंग आंखें गोया फैल सी गईं। वली खुश्क लबों पर जुबान फेरता गर्दन झुकाए अजीब से मखमसे में खड़ा रह गया। उसे आज से पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अमल ने उसे देखते ही रुख फेरा और फिर दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त किया। वो भी एकदम अजीब सी हो गई थी। छत पर मौजूद शाम की फिजा में कोई एहसास था जो तहलील होने लगा था। कुछ लम्हे यूं ही हवेली पर उतरती शाम में गिरकर पिघल गए तो वो खंकार कर आगे बढ़ा। वो उसी पल मुड़ी जाने के लिए और यकदम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। वली की निस्वारी आंखों में कम उम्री की मासूमियत थी और अमल, वो तो जैसे उसे इतने करीब से देखकर कुछ बोलना ही भूल गई थी। जुबान के अल्फाज तो बाद में आने थे मगर उसकी तो आंखें गोया वली की आंखों पर साकित हो गई थी खामोशी से। वो कब वली के दिल में उतरी उसे पता ही नहीं चला। वो चंद पल थे, चंद लम्हे, फिर वो एकदम चौंक कर एक तरफ हुआ तो उसी वक्त अमल उस तरफ हुई और वो फिर से मुकाबिल आ गए। एक बार फिर वो दूसरी तरफ हुआ तो अमल भी उसी तरफ हुई। सब कुछ गैर इरादी था और इतनी तेज़ी से हो रहा था कि दोनों बौखला गए। फिर वली ने जैसे गहरा सांस लेकर हाथ उठाए। अमल की गर्दन में गिल्टी उभरकर मासूम हुई। उसके हाथ होले से कांप रहे थे और दिल तो लगता था अभी बाहर आ गिरेगा। वली के मलबूस से उठती महक ने गोया उसके पूरी शाम को मुअत्तर कर दिया। वो खुमार आलूद सी होने लगी। वो एक तरफ हुआ और अपनी झुकी नज़रों को उसने दोबारा उठाने की गुस्ताखी नहीं की। वो तकरीबन भागती हुई जीनों की तरफ बढ़ी। भागने से उसके स्याल लंबे बाल कमर पर झूल झूल से जाते। उसने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस खारिज किया और पलटकर छोटी दीवार पर हाथ रखता झुका। लम्हों में सब कुछ उथल पुथल हो गया था। वहाँ लफ्ज़ नहीं थे। उसने करीब से उसकी आंखें देखने की गलती नहीं की थी। चंद पल लगे और वो पूरे का पूरा तहस नहस हो गया। उसे क्या पता था कि वो उसे यूं बेबस कर जाएगी। कितने ही पल वो उस उतरती मगरिब में छत पर ही खड़ा रहा। यूं लगता था नीचे जाएगा, लोगों का सामना करेगा तो उसके अंदर मची कयामत को भांप लेंगे, उन लम्हों को पकड़ लेंगे जो भी उसने ऊपर गुजारे थे। जिंदगी में पहली मर्तबा उस रात खाने पर अमल नहीं आई और ना ही वली आई। इन्हें क्या हो गया? बीजान ने हैरत से कहा। अब इन्हें कोई क्या बताता कि क्या क्या हो गया था, क्या क्या होना बाकी था। वो उस पूरी रात जागता रहा। नींद उसकी पहले भी बहुत कच्ची थी मगर अब तो जैसे बिल्कुल ना ही आने का तहैया किए बैठी थी। उसने गहरा सांस लेकर जैसे अंदर होती अफरा तफरी को बाहर निकाला मगर फिर ये उसकी खाम ख्याली ही थी कि वो उसे भुला देगा। आज तक वो उसे नहीं भुला सका था। 19 साला वली की मोहब्बत ने उसे ज़िंदगी के अगले कई सालों तक जगाना था। अगली सुबह भी वो दोनों एक दूसरे से गोया छुपते रहे थे। उसे उस वक्त नहीं मालूम था कि वो उससे क्यों छुप रहा था मगर हाँ, वो उसका सामना करने से खौफज़दा हो रहा था। वो उसके सामने जाकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था और शायद अमल भी यही सोच रही थी जब भी उसके सामने नहीं आई थी। उसके एंट्री टेस्ट में अभी कुछ दिन थे, इसीलिए वो या तो सारा दिन पढ़ाई कर रहा होता या फिर सरदार बाबा के साथ डेरे पर होता। उस शाम खिलाफ मामूल जमान डेरे से ज़रा जल्दी वापस आ गए और वली भी उनके साथ ही था। शायद ख़राब मौसम की वजह से उन्होंने जल्दी आने का फ़ैसला किया था। आसमान गहरे सुरमई बादलों से ढका था। तेज़ हवा से गर्मी का जोर यकदम टूट सा गया था। वो उनके साथ ही गाड़ी से उतरता अंदर हवेली की जानिब बढ़ा तो बारिश की बौछार शुरू हो गई। बारिश यकायक तड़ातड़ बरसने लगी, बहुत तेज़ी के साथ, शायद गरज चमक के साथ। वली जाओ पीछे गैराज से ज़रा मेरा वो बैग तो लाओ जो मैंने तुम्हें कल दिया था। उनके इशारे पर वो गैराज की जानिब बढ़ा। वो हवेली की 4 दीवारी में बना गैराज मगर हवेली के पिछली तरफ बना हुआ था जहाँ आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा किसी की हिचकियों से वो पल भर को बर्फ हुआ। अमल दरवाजे के पीछे खड़ी कांपती हुई बुरी तरह रो रही थी। वो बिजली की कड़क और गरज की वजह से एक दफ़ा बचपन में बहुत ज़्यादा डरी थी और ट्रॉमाइज हुई थी। वली को याद था मगर उस ट्रॉमा का अब तक असर था उसे नहीं पता था। उसकी हिचकियों को सुनता वो यकदम दरवाजे के पीछे उसके सामने गया तो वो दोनों हाथों से चेहरा ढके लरस रही थी। हर गरज के साथ बुरी तरह घबरा जाती। अमल बीबी, उसने उस आवाज़ पर उसने झटका खाकर सर उठाया। गाल और आंखें रोने के बायस गुलाबी पड़ रहे थे और आंखें, उफ, उनमें इतना पानी जमा था कि वली को लगा वो बह जाएगा। वो बेइख्तियार उसके नज़दीक आए। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है वली, मुझे यहाँ से लेकर जाएं। उसने उसकी नम आस्तीन को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। जी बीबी, आप डरे नहीं, कुछ नहीं है, बारिश अभी थम जाएगी।
बमुश्किल उससे नज़रें हटाकर उसने आहिस्तगी से कहा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? उसने बात बराए बात की। वो हद दर्जा खौफज़दा थी। होले होले उसका नाजुक वजूद कांप रहा था। मुझे बीजान ने भेजा था यहाँ। उनका कोई पुराना सामान यहाँ रखा था, मैं ढूंढ रही थी। फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई और ये गरज बादल एकदम ज़ोर से गरजे। लगता था आसमान गिर पड़ेगा। अमल की बेसाख्ता चीख निकली। उसका बाजू ज़ोर से थामा। उसने गहरा सांस लेकर उसे देखा और उसका बाजू पकड़े वो तकरीबन उससे लगी खड़ी थी, मगर उस गुर्बत में भी एक खास फासला था। कुछ नहीं है, अभी देखें बारिश रुक जाएगी। चलूँ आपको हवेली लेकर? उसने एकदम कदम बढ़ाए तो अमल ने बेसाख्ता रोका, आंसुओं के निशान उसके रुखसारों पर मौजूद। अभी अभी नहीं प्लीज़, बारिश रुक जाएगी फिर लेकर जाइएगा मुझे, अभी बारिश बहुत तेज़ है। एक नज़र बाहर बरसती तड़ातड़ बारिश को खौफज़दा नज़रों से देखा और फिर निस्वारी आंखों तक सफ़र तय किया। वली हल्का सा मुस्कुराया और फिर इस्बात में सर हिलाया, हम इंतज़ार कर लेते हैं। कुछ वक्त यूं ही बहती सांसों में कट गया। उसने खुद को नज़र उठाने से बाज रखा। बादल एकदम गरजते तो वो उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त साख कर देती। उसकी कमीज़ की आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी थी, कुछ नम भी थी, मगर परवाह किए बगैर उसका बाजू वो पकड़े खड़ी रही। अभी वो उसे नहीं छोड़ सकती थी, हरगिज़ नहीं। बारिश चंद पल में ही हल्की हो गई। उसने खौफ से कांपती लड़की का हाथ नरमी से हटाया और अपनी कमीज़ की आस्तीन नीचे की, फिर आगे का कफ उसके हाथ में दिया तो वो खामोशी से वो थाम गए। उसका एतमाद बहाल हो रहा था, अलबत्ता खौफ अभी भी उसके आसपास था। वो उसे लिए हवेली की जानिब चला आया। बीजान को देखते हुए एकदम से रोने लगी। सब उसके रोने पर घबरा कर उसकी तरफ बढ़े। वली ने चुपके से पैर अपने कमरे की जानिब फेरे और मंजर से हटता गया। अगले 3 दिन अमल को शदीद बुखार था। वो बुखार में फूक रही थी। उसकी एंट्री टेस्ट की डेट से एक दिन पहले ही वो शहर चला गया था और फिर जब टेस्ट देकर वापस आया तो वो बहुत खुश था। उसका टेस्ट अच्छा गया था। वो भी पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएगा तो इस गांव को हमेशा के लिए खैराबाद कह देगा और वहाँ जाकर रहेगा जहाँ उसे कोई पहचानता नहीं होगा। मगर शायद उसकी खुशियों का नसीब बहुत कम था। ज़िंदगी एक बार फिर स्याह सुरंग के पास जा खड़ी हुई थी।